गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 वीडियोस में हमने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत फिशर एवं कैम्ब्रिज दृष्टिकोणों का अध्ययन किया था। आज हम इन दोनों दृष्टिकोणों में मूलतः क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है उस संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में समानता का स्पष्टीकरण कैसे किया जा सकता है। फिशर और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं में मुद्रा मूल्य निर्धारण संबंधी विचारों में कुछ समानता होने पर भी कुछ मौलिक अंतर हैं। इन दोनों ही दृष्टिकोणों में कीमत पर प्रमुख प्रभाव जो है वो मुद्रा की पूर्ति का ही माना गया है। फिशर के समीकरण में P = mv/t है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा में जो रॉबर्टसन का समीकरण है वो है P = m/kr। अतः यदि k = 1/v मान लिया जाए तो कैम्ब्रिज समीकरण को फिशर के समीकरण में आसानी से बदला जा सकता है। अतः दोनों दृष्टिकोणों में काफ़ी समानता दिखाई देती है। तो हम पहला लेते हैं कि जो दोनों ही सिद्धांतों में मुद्रा परिमाण को मूल्य निर्धारण का घटक माना गया है। फिर है कि दोनों ही सिद्धांतों की व्याख्या में जो बीजगणितीय है समीकरण हैं उनका प्रयोग किया गया है। दोनों ही समीकरणों में लगभग समान सिंबल्स का प्रयोग है, अर्थात जैसे हम mv = m और t = kr। यहाँ पर यदि हम kr जो है वो हमें ये बताती है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए जो चाहिए और जो नकद रूप में रखा जाता है, अतः p दोनों में ही मूल्य स्तर का सूचक है। इसके साथ ही दोनों सिद्धांतों में दोनों दृष्टिकोणों में साख मुद्रा एवं बैंक जमाओं को बैंक निक्षेपों को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया गया है। इन दृष्टिकोणों से तो इन दोनों में कुछ समानताएं, लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अंतर है। वो अंतर इस प्रकार है। सबसे पहला है कि इनके दृष्टिकोण में ही मौलिक अंतर है। फिशर का सिद्धांत आदान प्रदान दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें मुद्रा के विनिमय संबंधी कार्य को महत्व दिया गया है, और कैम्ब्रिज सिद्धांत में जो नकद कोष दृष्टिकोण पर आधारित है उसमें मुद्रा के संचयन संबंधी कार्य पर बल दिया गया है। ये जो सिद्धांत है फिशर का सिद्धांत वो दीर्घकालीन सिद्धांत है और वो समयावधि अर्थात पीरियड ऑफ टाइम पर ध्यान देता है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात समय बिंदु अर्थात वह अल्पकालीन विश्लेषण को दिखाता है। फिर है कि जो वस्तुओं के आधार पर यदि हम इनमें भिन्नता करें तो जो फिशर के सिद्धांत में मूल्य निर्धारण में उत्पादन एवं उपभोग की सभी वस्तुओं को शामिल किया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में उपभोग वस्तुओं को ही महत्व दिया गया है। इसके साथ ही चलन वेग और संचित कोषों के आधार पर भी इनमें हम अंतर कर सकते हैं, क्योंकि फिशर के सिद्धांत में मुद्रा के चलन वेग अर्थात v पर बल दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में नकद कोषों की निष्क्रियता अर्थात जो नकद कोष है संचित कोष है उस पर बल दिया गया है। तो जो मुद्रा का चलन वेग और जो संचित मुद्रा की जो निष्क्रियता है दोनों बिल्कुल विरोधी परिस्थितियां हैं, विरोधी बातें हैं। फिर है कि इनमें जो मूल्य स्तर लिए गए हैं वो भिन्न भिन्न है, अर्थात फिशर के समीकरण में मूल्य स्तर का संबंध सामान्य मूल्य स्तर से है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मूल्य स्तर का जो संबंध है वो केवल उपभोग वस्तुओं के मूल्य स्तर से है। अर्थात कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री उपभोग वस्तुओं तक सीमित रहकर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जबकि फिशर ने टी में सभी वस्तुओं को शामिल कर लिया है। जो सिद्धांत है
वो मूल्य स्तर में परिवर्तन का जो मुख्य घटक है, फिशर तो मुद्रा की पूर्ति को मानते हैं, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की मांग को मूल्य स्तर में परिवर्तन का घटक माना है। इसके साथ ही फिशर ने, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि फिशर ने मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना, अर्थात मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वो विनिमय का माध्यम है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मुद्रा जो है वो मूल्य संचय का कार्य करती है। फिर स्थिरता के आधार पर, अर्थात कि फिशर के सिद्धांत में मुद्रा की मांग को स्थिर मानकर मुद्रा की पूर्ति को परिवर्तनशील माना है, जो कि मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ जो कैम्ब्रिज समीकरण है, कैम्ब्रिज सिद्धांत है, उसमें मुद्रा की पूर्ति को स्थिर माना है और मुद्रा की मांग को परिवर्तनशील माना गया है, जो कि मूल्य स्तर में परिवर्तन या मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। फिर एक ये जो फिशर का सिद्धांत है वो दीर्घकालीन है, जैसा कि हम ऊपर भी बता चुके हैं कि ये पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित है, अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण है, जबकि जो कैम्ब्रिज सिद्धांत है वो पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात अल्पकालीन, व्यवहारिक और श्रेष्ठ है। इसके साथ ही जो फिशर के सिद्धांत में जो पी है, जो मूल्य स्तर है, वो एक्सपोस्ट अर्थात जो क्रय विक्रय के बाद का चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि जो कैम्ब्रिज समीकरण में जो पी है वो एक्सेंटे अर्थात क्रय विक्रय के पूर्व का चित्र प्रस्तुत करता है, जो ज़्यादा उपयोगी है। अतः सिद्धांत के दोनों स्वरूपों में भिन्नता भी पाई जाती है। इन दोनों सिद्धांतों में कैम्ब्रिज समीकरण, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण को अधिक सही माना गया है। फिशर द्वारा दी गई व्याख्या की तुलना में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई व्याख्या निश्चित रूप से श्रेष्ठ और व्यवहारिक मानी जाती है। उसके संदर्भ में निम्न तर्क भी दिए जाते हैं। सबसे पहला है यथार्थवादी। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में इस मौलिक सत्य पर जोर दिया गया है कि मुद्रा का संचय होता है और के तरलता पसंदगी पर अधिक बल देना वी की तुलना अर्थात चलन गति की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही इस दृष्टिकोण में तरलता नकद शेष समीकरण में तरलता पसंदगी का जो विचार है वो आय, रोजगार और मौद्रिक नीतियों को विकसित करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। फिर ये जो सिद्धांत है वो कारण और परिणाम की भली भांति व्याख्या करता है, जबकि जो फिशर का सिद्धांत है वो यंत्रवत है। ये बताता है कि मुद्रा को तरल रूप में देखने की इच्छा में परिवर्तन होने से ही कीमत स्तर में परिवर्तन आ जाता है। चाहे हम मुद्रा और साख्य की जो मात्रा है उसको यथास्थिर रखें, वो यथावत रहे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। इस प्रकार ये सिद्धांत कारण परिणाम की स्पष्ट व्याख्या करता है। कैम्ब्रिज समीकरण में मनोवैज्ञानिक घटकों को अधिक प्रधानता दी गई है, जो कि हमारी आर्थिक क्रियाओं के मुख्य आधार है, जबकि फिशर के सिद्धांत में मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले तकनीकी और संस्थागत घटकों पर बल दिया गया है। इस प्रकार इस सिद्धांत में कैम्ब्रिज समीकरण में जिन तत्वों को प्रधानता दी गई है वो हमारी आर्थिक क्रियाओं के मुख्य आधार माने गए हैं। फिर है कि ये जो कैम्ब्रिज समीकरण है ये पॉइंट ऑफ टाइम से अर्थात अल्पकालीन कारणों की व्याख्या करता है, कि मंदी में लोगों की तरलता पसंदगी में वृद्धि होने से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और कीमत स्तर में कमी आती है, चाहे हम मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो। जबकि मुद्रास्फीति के समय तरलता पसंदगी कम हो जाती है और उससे मुद्रा की मांग कम होने से मूल्य कम हो जाता है और उसका मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और मूल्य स्तर बढ़ जाता है, चाहे हम मुद्रा की मात्रा घटे या यथास्थिर रहे।
इस प्रकार यह जो सिद्धांत है ये व्यापार चक्रों की स्पष्ट व्याख्या करता है। फिर जो कैम्ब्रिज सिद्धांत है वो मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों के व्यवहारिक विश्लेषण पर आधारित होने से वस्तुओं के सामान्य मूल्य सिद्धांत के अधिक निकट माना जाता है। फिर ये जो कैम्ब्रिज समीकरण है उसकी श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है कि यह जो तरलता पसंद की सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ उससे आर्थिक क्षेत्र में रोजगार, आय और अर्थतंत्र के नियंत्रण संबंधी मौद्रिक नीतियों के विशेष सिद्धांतों का विकास भी हुआ और इसने आगे चलकर तरलता पसंद की सिद्धांत के निर्माण में काफ़ी योगदान दिया है। ये जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक है। क्योंकि ये फिशर का सिद्धांत तो पीरियड ऑफ टाइम अर्थात दीर्घकालीन विश्लेषण है जो अव्यवहारिक है, और कैम्ब्रिज जो समीकरण है वो पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात समय बिंदु से संबंधित अल्पकालीन विश्लेषण है जो ज़्यादा व्यवहारिक और उपयोगी है। इसके साथ ही फिशर का जो सिद्धांत है, फिशर जो समीकरण है उसमें पी एक्सपोस्ट अर्थात क्रय विक्रय समाप्त होने के बाद का चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में जो पी है वो एक्सेंटे अर्थात क्रय विक्रय से पूर्व का चित्र प्रस्तुत करता है। इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इससे ये पता लगता है अर्थात आय प्राप्तकर्ता को ये ज्ञात हो जाता है कि उसके पास जो मुद्रा है वो क्या और कितना खरीद सकती है। इस प्रकार जो हमारा जो कैम्ब्रिज समीकरण है वो सरल है। इन विभिन्न तर्क के आधार पर फिशर के सिद्धांत की तुलना में अधिक सही माना गया है क्योंकि लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए कितनी मुद्रा व्यय की जाती है उसकी अपेक्षा ये पता लगाना ज़्यादा सरल है कि वे कितनी मुद्रा अपने पास संचित करके रखते हैं या तरल रूप में अपने पास में रखना पसंद करते हैं। धन्यवाद।